सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी, एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं PCTS फॉर्म नंबर 678 को अपडेट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रति माह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM को PCTS फॉर्म नंबर 678 को अपडेट करना होता है और 678 नंबर अपडेट करते समय उनको किन बातों का इसके अंदर ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट के अंदर उनके द्वारा गलती की जाती है, वो पूरी बात आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने प्रसव पूर्व सेवाओं से लेकर के और आप यहां पर देख पा रहे हैं ये सभी पॉइंट मैंने पहले की वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा दिए हैं। ये सभी पॉइंट आप किस प्रकार से अपने फॉर्म के अंदर फिलअप करेंगे वो मैंने अच्छे से आपको बताए हैं। यदि आपने इससे पहले जो मेरे चैनल पर वीडियो डाले गए वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी इस चैनल पर आपके लिए कोई नई जानकारी वाला कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको घर बैठे पता चल जाएगी कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंचे। तो इससे पहले मैंने विटामिन ए तक की खुराक है, यहाँ तक के सभी पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे और ये सभी पॉइंट मैंने PCTS फॉर्म अपडेट कैसे करें वीडियो पार्ट 5 तक के वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है। आज का जो वीडियो है वो है PCTS फॉर्म नंबर 678 का पार्ट 6 और इस वीडियो पार्ट 6 के अंदर हम इससे आगे के पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। तो चलो चलते हैं वैक्सीन निरोध्य व अन्य रोग वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर आपके कौन से कॉलम आते हैं और आपको इसके अंदर किस प्रकार से रिपोर्ट करनी है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कॉज ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, बच्चों की बीमारियों से संबंधित आपको इनमें से कोई रोगी मिले हैं, इनमें से कोई बीमारी आपको मिली है तो उनकी आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती है। वो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, इन फैसिलिटी और यहाँ पर है आउटरीच। इन फैसिलिटी और आउटरीच को मैंने पहले की वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा दिया कि इन फैसिलिटी वाले के अंदर कौन सी रिपोर्ट आएगी और आउटरीच के अंदर कौन सी आएगी। यदि आपको इन फैसिलिटी और आउटरीच वाला अच्छे से समझना है तो वीडियो का पार्ट 1 और 2 आप जरूर देखें, उसके अंदर मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो इन फैसिलिटी और आउटरीच को आप उस वीडियो से अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला इसके अंदर कॉलम आता है मलेरिया, यानी आपको मलेरिया से ग्रसित कोई बच्चे इन फैसिलिटी यानी आपकी संस्था पर कोई बच्चा आया है और उसके अंदर आपको मलेरिया के कोई लक्षण मिले हैं, मलेरिया पॉजिटिव कोई बच्चा मिला है तो उसकी रिपोर्ट आपको करनी है। नहीं मिला है तो यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं। इसी तरह दस्त एवं निर्जलीकरण का आप देखेंगे, दस्त एवं निर्जलीकरण, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे दस्त एवं निर्जलीकरण लिखा हुआ है, यानी दस्त के साथ साथ बच्चे में निर्जलीकरण के लक्षण वाले कोई बच्चा आपको मिला है तो यहाँ पर आप देखेंगे बीमार बच्चों की संख्या, आपको कितने बच्चे मिले, उपचार आपने उसका उपचार अपनी संस्था पर कितने बच्चों को किया और इसके अंदर से रेफर कितने बच्चों को किया। इसी तरह ये आउटरीच के अंदर आपका आ गया है तो आउटरीच के अंदर आपको यहां पर क्या करना है, बीमार बच्चों की संख्या भरनी है। इसके अंदर आप आउटरीच के अंदर इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको संस्था पर उनको लेकर के आना पड़ेगा। यदि यहाँ पर आपने कोई संख्या दी है तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है और उन बच्चों का इलाज आपको अपनी संस्था पर करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कॉलम जो है ये ब्लॉक है, इसके अंदर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। आगे देखेंगे दस्त एवं निर्जलीकरण। अब आगे आता है दस्त एवं निर्जलीकरण से आपके जितने बच्चे यहाँ पर मिले हैं तो उन दस्त एवं निर्जलीकरण वाले बच्चों का आपने ट्रीटेड विद ORS यानी ORS के द्वारा आपने कितने बच्चों का इलाज किया वो संख्या आपको यहाँ पर देनी है। उनका यदि आपने इलाज किया है तो उपचार वाले कॉलम में डालेंगे और उनको आपने रेफर किया है तो रेफर वाले कॉलम में आप डाल देंगे। इसी तरह दस्त एवं निर्जलीकरण ट्रीटेड विद जिंक फॉर 14 डेज यानी 14 दिन की जिंक की टेबलेट के द्वारा आपने कितने बच्चों का इलाज किया वो संख्या यहाँ पर उपचार में डाल देंगे और रेफर किया तो रेफर वाले में डाल देंगे। इसी तरह गंभीर तीव्र कुपोषण, यहाँ पर आप देखें सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM जिसे बोलते हैं, सेम बच्चे, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेम बच्चे बोलते हैं। सेम बच्चों की पहचान आपने की है, आपको वो बच्चे मिले हैं तो यहाँ पर आप संख्या डालेंगे, उनका उपचार आपने किया है तो उपचार और रेफर किया तो रेफर वाले कॉलम में इसको डाल देंगे। अब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चे कौन से होंगे, ममता कार्ड के अंदर ग्रोथ चार्ट होता है, आंगनवाड़ी केंद्र के ऊपर एक ग्रोथ चार्ट होता है, उसके अंदर आप देखेंगे तो उस बच्चे की ग्रोथ उस ग्रोथ चार्ट के अनुसार यदि -3 HD तो ग्रोथ चार्ट आपने देखा होगा, -3 HD रेखा से नीचे यदि बच्चे का वजन आता है तो वह बच्चा सेम कैटेगरी का होगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का होगा। और दूसरा इसके अंदर आप देखते हैं MUAC टेप आपने देखी होगी। MUAC टेप से बच्चे की बाजू का नाप आप लेते हो
उसके अंदर यदि बच्चे का जो बाजू का माप है वो 11 सेंटीमीटर से कम आता है, यानी 11 सेंटीमीटर से कम बच्चे के बाजू का माप आता है, तो वो बच्चा आपके सेम कैटेगरी के अंदर आएगा। तो वो बच्चे आपको कितने मिले और उसके अंदर आपने उपचार कितने बच्चों को किया और रेफर कितने बच्चों को किया। इसी तरह जन्म के समय दम घुटना। अब जन्म के समय दम घुटना, इसके अंदर कौन से बच्चे आएंगे? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होती है, बच्चा डिलीवर्ड होते समय उसी समय बच्चे का दम घुट जाता है, उस समय बच्चे के दम घुटने की शिकायत आपको किसी बच्चे में मिलती है, तो उन बच्चों की रिपोर्ट आप यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे बच्चे आपको कितने मिले, उनके अंदर से आपने कितने बच्चों का उपचार किया और कितने बच्चों को रेफर किया, वो संख्या आपको यहाँ पर देनी है। ये आपके इन फैसिलिटी के अंदर आएगी, आउटरीच वाले कॉलम में नहीं आएगी। इन फैसिलिटी के अंदर आप ये रिपोर्ट करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जन्म के समय दम घुटना। जन्म के समय दम घुटना तब होता है जब नवजात शिशु को जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यह एक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति है और त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है। ये आप यहाँ पर परिभाषा इसकी दे सकते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा? यदि बच्चे का जन्म के समय दम घुटता है तो उसके मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी आदि अंगों की क्षति पहुंच सकती है। यदि समय पर उपचार न मिले तो दिमागी विकृति या मृत्यु भी हो सकती है। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? मां से संबंधित यहाँ पर देखें, हाई ब्लड प्रेशर या प्री एक्लेम्पसिया यदि मां को हो तो बच्चे का जन्म के समय दम घुटने की शिकायत मिल सकती है। प्रसव में अधिक समय लगता हो, समय से पहले अपरा यानी प्लेसेंटा का अलग हो जाना और गर्भ में संक्रमण होना। इसी तरह बच्चे से संबंधित यहाँ पर है, गर्भ में मल त्याग कर देता है, गर्भ में मल त्याग हो जाता है, यानी डिलीवरी के समय ही बच्चे का मल त्याग गर्भ के अंदर ही हो जाता है। समय से पहले जन्म हो जाता है, गर्भनाल की समस्या और जन्म के समय चोट या अवरोध पहुंचना और जन्म के समय चोट या अवरोध होना। ये ये मुख्य कारण है जिससे बच्चे का दम घुटना, तो ये मुख्य कारण है जिससे बच्चे के दम घुटने की शिकायत आपको मिल सकती है। आगे देखेंगे तो अब आप इसको कैसे पहचानोगे? यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं, यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। शिशु का रोना नहीं आना, यानी बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोता नहीं है, तो जन्म के बाद शिशु रोता नहीं है, तो यह आपका विवरण यहाँ पर दे रखा है। इसी तरह श्वसन में रुकावट है, नीलापन है, सुस्ती है, हृदय गति है, मांसपेशियों में कमजोरी है, तो ये चीजें आपको मिलती है बच्चे के अंदर। ये संकेत है, ये लक्षण है, इससे आप पहचानोगे कि बच्चे का दम घुटा है या नहीं घुटा। तो ये लक्षण आपको मैंने बताए हैं। अभी हम चलते हैं वापस 6 नंबर फॉर्म में। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जन्म के समय दम घुटना, तो जन्म के समय दम घुटने वाले बच्चा कौन सा होता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इस प्रकार के बच्चे आपको को मिलते हैं तो उनकी रिपोर्ट यहाँ पर आपको करनी होती है। इसी तरह कम वजन। अब कम वजन का बच्चा कौन सा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। कम वजन के बच्चे के अंदर आप कौन सी रिपोर्ट करेंगे ये आपको पता नहीं है, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मेरे हिसाब से सबको पता है कि कम वजन का बच्चा कौन सा होगा, तो वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। तो इस कॉलम के अंदर आपको 0 से लेकर के और 59 माह तक के बच्चों की रिपोर्ट करनी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आता है वो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नेशनल प्रोग्राम का अन्य विवरण और सेवाएं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP का प्रोग्राम जो होता है उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखें मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT का मतलब है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। यदि आप करते हैं यानी कार्ड से आपने मलेरिया जांच की है तो उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर करनी है। यदि नहीं की है तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट 0 आएगी। तो मलेरिया के लिए RDT जांच यानी आपने रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किए हैं तो वो कितने लोगों की आपने की वो यहाँ पर आप डालेंगे, तो उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। आउटरीच के अंदर आपने फील्ड विजिट के दौरान आपने ये जांच की है, आप फील्ड विजिट के अंदर जा रहे हैं उस समय आपने जांच किया तो आउटरीच के अंदर आएगी, और इन फैसिलिटी के अंदर आपने जांच किया तो इन फैसिलिटी के अंदर आएगी। तो आप जितने आपने जांचें की हैं उन जांच के अंदर से आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, उनकी रिपोर्ट आप यहाँ पर डालेंगे। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम टेस्ट पॉजिटिव पाए गए और मिक्स्ड टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। ये आपके रिपोर्ट होती है जो आपके कार्ड से आपको मिलेगी। वो रिपोर्ट यदि आपको मिली है तो वो यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप 0 कर देंगे। अब आगे आता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की आप रिपोर्ट करते हैं तो वो रिपोर्ट आप देखें। यहाँ पर देखें व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने MDA राउंड के दौरान, MDA का मतलब होता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे कितने पेशेंट आपको मिले वो आप यहाँ पर संख्या डाल देंगे। यदि आपके संस्था पर इस प्रकार के कोई रोगी आपको मिले हैं तो वो संख्या यहाँ डाल देंगे। यदि आपको फील्ड विजिट के दौरान मिले हैं तो वो यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह आप देखेंगे MMDP किट प्राप्त करने वाले लिम्फेटिक फाइलेरियासिस लिम्फोइडेमा रोगियों की संख्या ये आपको मिली है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 कर देंगे। यदि इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और यदि आपको इसका पता है तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आपका क्या है।
तो अभी आप आगे देखेंगे आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है किशोर स्वास्थ्य से संबंधित। यहाँ पर देखें किशोर स्वास्थ्य की रिपोर्ट आपको करनी है। किशोर स्वास्थ्य के अंदर आपका सबसे पहला कॉलम जो आता है वो आता है किशोरियों की संख्या जिन्हें आशा द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन पैकेट वितरित किए गए, वो संख्या आपको डालनी है। तो वो किशोरियों की संख्या, और किशोरी कौन सी है, से 19 साल तक की वो किशोरियां जो स्कूल नहीं जाती है उन किशोरियों को आशा के द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने होते हैं, तो वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। तो आपके क्षेत्र में जितनी भी किशोरी बालिकाएं हैं उन सबको आशा के द्वारा सैनिटरी नैपकिन वितरण करवाने होते हैं, वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो मेरे इस केस के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनके पास 17 कुल किशोरी बालिकाएं हैं, उन 17 किशोरी बालिकाओं को इन्होंने सैनिटरी नैपकिन दिया है, तो वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। आपके क्षेत्र में जितनी भी किशोरी बालिकाएं उन सबको सैनिटरी नैपकिन आशा के द्वारा वितरण करवाए जाने हैं, वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। और ये आएगी आपकी आउटरीच के अंदर, क्योंकि इन फैसिलिटी के अंदर आपकी संस्था पर जो है वो सैनिटरी नैपकिन नहीं दिए जाते, आशा के द्वारा दिए जाते हैं, जो आउटरीच के अंदर दिए जाते हैं, घर घर विजिट के दौरान दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये संख्या आउटरीच के अंदर आ जाएगी। इसी तरह आगे आता है आशा के द्वारा स्वयं के लिए उपयोग किए गए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन पैकेटों की संख्या, यानी आशा के द्वारा कितने पैकेट यहाँ पर आप खुद के लिए यहाँ पर उपयोग किए गए वो संख्या आप डालेंगे। तो वो आपकी आएगी इन फैसिलिटी के अंदर अपनी संस्था के अधीन। ये फील्ड के अंदर वितरण नहीं किए जाते, ये संस्था के ऊपर और आशा को दिए जाते हैं। इसी तरह मासिक बैठक में उपस्थित किशोरियों की संख्या, जितनी आपके पास किशोरी बालिकाएं उन सभी बालिकाओं को मासिक बैठक में आपको बुलाना होता है, तो वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। जो आशा और एनएम के द्वारा जो मासिक बैठक किशोरी बालिकाओं की करवाई जाती है वो संख्या है, वो आप आउटरीच के अंदर यहाँ पर डाल देंगे। आगे यहाँ पर आता है किशोरियों की संख्या जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश समर्थित मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS का मतलब है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के द्वारा सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए गए हैं। तो आपको बता देता हूं यहाँ पर MHS एक ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के तहत आशा के द्वारा घर घर विजिट के दौरान किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन पैकेट उपलब्ध करवाने होते हैं। वो 6 पैकेट उनको देने होते हैं और उसकी कुछ कीमत रखी हुई होती है यहाँ पर, उसके बदले में उनसे कुछ पैसे लेने होते हैं। ये स्कीम यदि आपके क्षेत्र में चल रही है तो आप यहाँ पर इसकी संख्या डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 कर देंगे। तो मेरे यहाँ पर इस क्षेत्र में इस प्रकार की कोई ऐसी स्कीम नहीं चल रही जो पैसे दे करके और सैनिटरी नैपकिन आशा के द्वारा दिए जाते हैं, ऐसी स्कीम यहाँ पर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। इसी तरह आगे देखेंगे चयनित पीर एजुकेटर की संख्या। तो ये पीर एजुकेटर क्या होते हैं, किशोर किशोरियों की शिक्षा के लिए यहाँ पर 2 किशोरी बालिकाएं और 2 किशोर बालकों को, तो इस प्रोग्राम के तहत 4 किशोर और किशोरियों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया गया है और उनकी मीटिंग करवानी होती है हर महीने। तो इस प्रकार के पीर एजुकेटर यदि आपके क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं तो उनकी रिपोर्ट यहाँ पर आएगी। तो जो मैं आपको ये फॉर्म आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीर एजुकेटर नियुक्त नहीं किए गए हैं, ऐसी स्कीम यहाँ पर नहीं चल रही है, तो मैंने यहाँ पर 0 रिपोर्ट कर रखी है। यदि आपके क्षेत्र में इस प्रकार की योजना चल रही है तो वो रिपोर्ट आप यहाँ पर कर देंगे, वो आप यहाँ पर देख लेंगे, इन फैसिलिटी या आउटरीच के अंदर आएगी। तो पीर एजुकेटर में से प्रशिक्षित पीर एजुकेटर की संख्या कितनी है, जो आपने पीर एजुकेटर लगा रखे हैं तो उनके अंदर कितने किशोरों का इसके अंदर प्रशिक्षण हो चुका है, वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह आयोजित किए गए किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवसों के अंदर, जिसे हम बोलते हैं AHD एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलनेस डेज की संख्या जो है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह आयोजित किए गए किशोर मैत्रीपूर्ण क्लब बैठकों की संख्या, यदि आपने इस प्रकार की कोई बैठक यहाँ पर की है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंचे। इस पॉइंट के लिए मेरे पास बहुत सी एनएम के यहाँ पर मैसेज आ रहे थे कि सर इस पॉइंट को आप अच्छे से समझाएं कि इसके अंदर कौन सी रिपोर्ट आएगी। ये पूरा इंग्लिश के अंदर है और बहुत सी एनएम जो है वो इंग्लिश के अंदर इसको नहीं समझ पाती कि इसके अंदर हमें कौन सी रिपोर्ट करनी है, तो वो आप ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर आप किस प्रकार से रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP प्रोग्राम है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होती है। तो इसके अंदर आपका इन फैसिलिटी और आउटरीच आपको मैंने पहले बताया हुआ है क्या आएगा। तो सबसे पहला कॉलम यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ ऑन गोइंग डॉट्स पेशेंट रजिस्टर्ड, यानी यहां पर आपका आ गया कि नंबर ऑफ ऑन गोइंग डॉट्स पेशेंट रजिस्टर्ड का मतलब है कि आपके पास अभी कितने पंजीकृत पेशेंट है जिनका डॉट्स का इलाज चल रहा है, वो संख्या आप यहां पर डालेंगे। जितने पेशेंट की दवाई आपके पास चल रही है वो संख्या यहां पर आएगी। तो मेरे यहां पर इस महीने जो है वो 7 पेशेंट की दवाई चल रही है, तो मैंने यहां पर 7 डाल दिया है। यहां पर आप देखें ऑन गोइंग डॉट्स पेशेंट रजिस्टर्ड, यानी आपके पास कितने पेशेंट है जो रजिस्टर्ड है जिनका डॉट्स का इलाज चल रहा है। आगे आता है नंबर ऑफ डॉट्स केसेज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो यहां पर आप क्या डालेंगे, यहां पर आप डालेंगे इस महीने से पहले आपके जितने पेशेंट की दवाइयां चल रही थी तो उनके अंदर से कितने पेशेंट के डॉट्स का इलाज जो चल रहा है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, उन्होंने अपनी दवाई पूरी ले ली है, वो संख्या आप यहां पर डालेंगे। तो वो एक मेरे यहां पर संख्या थी वो मैंने यहां पर डाल दी है। आगे आता है नंबर ऑफ नोटिफाइड टीबी पेशेंट
हु आर ऑन एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ नोटिफाइड टीबी पेशेंट, जितने टीबी पेशेंट आपने नोटिफाइड किए हैं, जितने टीबी पेशेंट आपको मिले हैं, उनको आपने अपने सरकारी रजिस्टर के अंदर पंजीकृत कर लिया है, तो उनके अंदर से उनकी दवाई कितनों की शुरू हो चुकी है वो आप यहां पर डालेंगे। तो यहां पर 7 लोगों की दवाइयां चल रही है, तो मैंने यहां पर 7 डाल दिया है। नंबर ऑफ प्रेजेंटेटिव टीबी यहां पर आप देखेंगे, इसके अंदर आगे लिखा है कि 4 सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स ऑफ टीबी आइडेंटिफाइड, यानी 4 सिम्टम्स वाले जो आपको पेशेंट मिले हैं वो कितने, वो 4 सिम्टम्स कौन से होंगे। उसके अंदर होगा बुखार, वजन कम होना, रात को पसीना आना और लगातार 7 दिन से उसको खांसी बने रहना। इस प्रकार के 4 लक्षण वाले आपको पेशेंट कितने मिले। तो आपकी फैसिलिटी के ऊपर जो ओपीडी के अंदर पेशेंट आए उनके अंदर से इस प्रकार के 4 लक्षण वाले आपको कितने पेशेंट मिले वो संख्या आप यहां पर डालेंगे। यहां पर 7, 8, 10, 15, 20 जितने भी आपको मिले हैं वो संख्या आप यहां पर डाल देंगे। मेरे यहां पर इस महीने 4 मिले तो 4 मैंने यहां पर डाल दिया। आगे आप यहां पर देखेंगे इन टीबी पेशेंट के अंदर से 4 सिम्टम जो आपको मिले हैं तो उनके अंदर से आइडेंटिफाइड एंड सेंट फॉर टीबी टेस्टिंग, यानी आपने उनको कितने को आइडेंटिफाइड किया है कि उनके अंदर टीबी के लक्षण हैं और कितने की आपने टेस्ट किया है वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस महीने जो 28 लोग ऐसे आए हैं जिनके अंदर ये 4 सिम्टम्स मिले थे और उनको मैंने टेस्ट करवाया है, उनको आइडेंटिफाइड किया है और उनके अंदर से आप आगे देखेंगे जो ये 4 सिम्टम्स वाले आपको जो 28 पेशेंट मिले हैं तो उनकी आपने जांच कितनों की करवा दी है। टीबी टेस्टिंग विद इन द फैसिलिटी, यानी अपनी संस्था पर कितनों की उनकी जांच करवा दी है या आपने जांच के लिए कितने लोगों को उनको भेज दिया है वो सभी यहाँ पर आ जाएंगी। तो उन 28 से 28 को आपने जांच के लिए भेजा है तो वो यहाँ पर आप 28 डाल देंगे। ये तो हो गया कि आपने अपनी फैसिलिटी पर कितने लोगों की जांच की है और अपनी फैसिलिटी से बाहर आपने कितनों को रेफर किया वो आपके आगे वाले कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कितने लोगों को यहाँ पर रेफर किया यहाँ पर आप देखेंगे तो 28 में से मैंने 28 को रेफर किया तो यहाँ पर 28 डाल देंगे। इसी तरह आगे देखेंगे आउट ऑफ नंबर सेंट फॉर टेस्टिंग, यानी जितने 28 लोगों को आपने टेस्ट के लिए भेजा था उनके अंदर से नंबर हु वर टेस्टेड बाय द टेस्ट फॉर टीबी विद इन द फैसिलिटी, यानी उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपने अपनी फैसिलिटी पर ही उनकी जांच कर दी। तो उन 28 में से 28 की आपने अपनी फैसिलिटी पर उनकी जांच कर दिया, आपको आगे भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो यहाँ पर आप उसकी संख्या डाल देंगे। आगे आता है आउट ऑफ नंबर हु वर टेस्टेड बाय द टेस्ट फॉर टीबी आउटसाइड फैसिलिटी, यानी आपने अपनी फैसिलिटी से बाहर उन 28 में से आपने सैंपल लेकर के और उनके सैंपल आपने जांच के लिए अपनी संस्था से बाहर कितने लोगों को भेजा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 20 लोगों को भेजा तो यहाँ पर आप 20 डाल देंगे, यानी 20 लोगों की जांच के लिए उनके सैंपल लिए हैं, यानी उनकी जांच आपने अपने नजदीक पीएचसी सीएचसी या जिला स्तर पर आपने करवाई है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। आउट ऑफ द नंबर टेस्टेड, यानी जो आपने 20 लोगों को टेस्ट के लिए भेजा है उनके अंदर से नंबर ऑफ पर्सन डायग्नोज्ड एज टीबी पेशेंट, तो उनके अंदर से टीबी पॉजिटिव कितने मिले। यहाँ पर आपने 20 लोगों का टेस्ट भेजा है, 20 में से आपको 2 पेशेंट आपको मिल गए हैं जो पॉजिटिव आए हैं तो यहाँ पर आप 2 डाल देंगे। और यदि आपको कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला है तो यहाँ पर आप 0 कर देंगे। 20 में से 20 नेगेटिव आए हैं तो यहाँ पर आप 0 भी कर सकते हैं। अब आगे लास्ट जो कॉलम है वो है नंबर ऑफ पेशेंट अवेलविंग ट्रीटमेंट थ्रू ए ट्रीटमेंट सपोर्टर। यहाँ पर आप देखें ट्रीटमेंट सपोर्टर कौन होता है। ट्रीटमेंट सपोर्टर होता है आशा है, एएनएम है या अन्य कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या अपने घर के सदस्यों की सहायता से वो दवाई ले रहा है। जिनको आशा दवाई दे रही है, एएनएम दवाई दे रही है या किसी अन्य सदस्य की सहायता से वो दवाई ले रहा है तो वो पेशेंट कितने हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस महीने मेरे यहाँ पर 2 पेशेंट ऐसे मिले जो मुझे टीबी से पॉजिटिव मिले हैं, तो उनकी आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे कि इन 2 पेशेंट की मेरे क्षेत्र में यहाँ पर दवाई चल रही है, आशा एएनएम या किसी अन्य सदस्य की सहायता से उनका इलाज शुरू कर दिया गया है, तो वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। अब आगे के पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। यदि आपको इस विषय पर नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पीसीटीएस फॉरम नंबर 6, 7, 8 के पार्ट 7 के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।